स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में अगर हम बातें करें तो ग्लाइकोलिसिस हमारा एक यूनिवर्सल पाथवे है, यानी चाहे वो एरोबिक हो, चाहे वो एनारोबिक हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो सिंपलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, ग्लाइकोलिसिस सबके अंदर देखने को मिलता है हमें। दूसरी बात, इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट इम्बिडेन, मेयरहॉफ और परनाज ने मिल करके इस ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था, इस वजह से इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो पहली बात यूनिवर्सल साइकिल है, यूनिवर्सल पाथवे है, साइकिल नहीं है बल्कि पाथवे है। दूसरी बात, इसे हम ईएमपी कहते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्कवरर, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी उनके बेसिस पे। तीसरी बात, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस से को अगर हम तोड़ें तो दो शब्दों से मिलके बना है ये, ग्लाइकोज यानी शुगर, लिसिस मतलब उसका ब्रेक डाउन होना, यानी शुगर का ब्रेक डाउन होना। जनरली हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी हम जनरली ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन सेल के अंदर कराते हैं, इस वजह से ग्लाइकोलिसिस टर्म पड़ा है। नेक्स्ट बात, अगर ग्लाइकोलिसिस की आपको साइट पूछी जाए कि वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस अकर होती है, तो उसकी साइट होती है सेल की साइटोप्लाज्म, जिसे हम साइटोसोल भी कहते हैं। तो सेल का साइटोप्लाज्म साइट होता है ग्लाइकोलिसिस का। दूसरी बात, ये एक यूनिवर्सल पाथवे है, जैसा मैंने बताया कि ये सबके अंदर देखने को मिलेगा। यूनिवर्सल पाथवे है, साइटोप्लाज्म में ऑकर होता है, इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इसमें शुगर का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। इस घटना में ग्लाइकोलिसिस में किसी प्रकार का O2 या फिर CO2 इन्वॉल्व नहीं होते, किसी प्रकार के गैसेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। अगली बात, ग्लाइकोलिसिस में जो हमारा फूड है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी जो उसका ब्रेकडाउन होता है वो कंप्लीट ना होकर के इनकम्प्लीट होता है। 10 स्टेप में होने वाली ये रिएक्शन है। कितने स्टेप में? 10 स्टेप में होने वाली ये प्रोसेस है, ठीक है। अगली बात, ग्लाइकोलिसिस का नेट रिज़ल्ट क्या देखने को मिलता है। हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, किसके? पायरुविक एसिड को, जिसका फॉर्मूला होता है C3H4O3। 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं पायरुविक एसिड के, 2 ATP मिलता है और 2 NADH हमें देखने को मिलता है। तो ग्लाइकोलिसिस में अगर हम ग्लूकोज से रिएक्शन को शुरू करते हैं तो हमें अंत में ये रिज़ल्ट ऑब्टेन होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 ATP और 2 NADH। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी बातें बोली। ग्लाइकोलिसिस की साइट सेल का साइटोप्लाज्म होता है, इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। यूनिवर्सल पाथवे होता है, शुगर का ब्रेकडाउन होता है, इसमें इनकम्प्लीट फूड का ऑक्सीडेशन होता है। रिज़ल्ट ये हमें देखने को मिलता है कि ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल के टूटने से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के मिलते हैं, 2 ATP मिलता है और 2 NADH मिलता है, ठीक। ये 10 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। अगली बेसिक सी बात हम करें तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में सुक्रोज पाया जाता है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर के अर्ली एक्सपेरिमेंट टॉपिक में जेवी सैक की बात सुनी हो, जूलियट वॉन सैक साहब ने जो बात कही थी, तो आपको याद होगा कि प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में सुक्रोज हमें देखने को मिलता है। मैंने लाइन टू लाइन वाले वीडियो में इस बात को आपको ऑलरेडी बताया था। वहीं पर अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जब ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, तो उससे ग्लूकोज बनता है। तो इतना याद रखिएगा कि प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में रिएक्शन की शुरुआत सुक्रोज से होती है और एनिमल सेल में रिएक्शन की शुरुआत ग्लूकोज से होती है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है, ठीक। अब आपको पता है कि जो सुक्रोज का मॉलिक्यूल है ये एक डाइसैकेराइड है,
ये इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में टूटता है ग्लूकोज में और किस में, फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। डिफरेंस ये आता है कि ग्लूकोज एक अल्डिहाइड शुगर है तो फ्रक्टोज एक कीटोन शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है? कीटोन शुगर होता है। ठीक है, तो अब अपने सिंप्लिसिटी के लिए इतना समझ लीजिए कि सुक्रोज के टूटने से 2 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें रिएक्शन की शुरुआत कैसे होती है, तो रिएक्शन की शुरुआत होती है ग्लूकोज से ही। पहले रिएक्शन के स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और जो एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज। क्या होता है? हेक्सोकाइनेज। इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, यानी जो पहला स्टेप होता है जिसमें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में इसमें चेंज होता है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ATP हाइड्रोलाइज हुई होगी, तो यहाँ पे ATP का खर्च होता है और ADP निकल जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। हमें एंजाइम का नाम याद नहीं रखना है। अब अगले स्टेप में ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमें मिला था, इसका होता है फॉस्फोराइलेशन, यानी इस पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PFK1 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। आपको एंजाइम का नाम याद नहीं रखना है, और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। ठीक, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ATP हाइड्रोलाइज हुई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइजेशन हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर से फॉस्फोराइलेशन हुआ, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में चेंज हो गया। ठीक, अगले स्टेप में ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये टूट जाएगा 3 कार्बन के कंपाउंड में। 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो है 3 पागल। इसका नाम ही ऐसा है कि इसको हम 3 पागल बुलाएंगे। और दूसरा होता है DHAP। बच्चों, ये 3 पागल और DHAP ये दोनों असल में ट्रायोज फॉस्फेट हैं। क्या है ये असल में ट्रायोज फॉस्फेट हैं, यानी 3 कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप कैरी करने वाले शुगर हैं ये। 3 पागल का पूरा नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और DHAP का पूरा नाम होता है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड था, वो 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट जाता है, जिनके नाम होते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट। असल में दोनों ही ट्रायोज फॉस्फेट होते हैं। लाइन बाय लाइन वाले टॉपिक में हम लोगों ने जब केल्विन साइकिल पढ़ी थी, तो वहाँ पे रिडक्शन वाला जब स्टेप होता है तो वहाँ पे भी ट्रायोज फॉस्फेट की बात हमने करी थी। वही ट्रायोज फॉस्फेट हैं ये, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट ग्रुप कैरी करने वाले 3 कार्बन के शुगर। तो असल में आइसोमराइजेशन के थ्रू ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो आगे की जो रिएक्शन हम प्रोसीड करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास या तो इसके 2 मॉलिक्यूल हैं या फिर इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। अब आपको समझ में आ गया क्यों 2 मॉलिक्यूल हैं,
क्योंकि एक दूसरे में ये आइसोमराइज हो सकते हैं। अगले स्टेप में पहले हम एक मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं। आपको याद है ना कि रिएक्शन में हमें 2 मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन करना है। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3-बिस पागल में, यानी 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। अब 1,3-बिस पागल का जब होता है ऑक्सीडेशन तो ये कन्वर्ट होता है 1,3-बिस PGA में, यानी 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। किस में चेंज होता है? 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है। ठीक है, या फिर 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बुला सकते हो आप। चूँकि एल्डिहाइड से एसिड में गया है तो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, तो यानी इसने प्रोटॉन लूज़ करा होगा। तो इस स्टेप में NADH की फॉर्मेशन हो जाता है NAD पॉजिटिव से। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट टूटा 3 पागल में और डाइहाइड्रोक्सीएसिडोन फॉस्फेट में। 3 पागल चेंज हो गए 1,3-बिस पागल में, जिसे 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोल रहे हैं। उसके बाद से 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, वो कन्वर्ट हो गया किस में? 1,3-बिस PGA में। 1,3-बिस PGA अपने एक फॉस्फेट ग्रुप को लूज़ करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा 3PGA में, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड के 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है। चूँकि एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से लॉस हो गया, ये फॉस्फेट इस्तेमाल हो गया है ATP के फॉर्मेशन में। ये बात क्लियर हुई? अब 3PGA चेंज हो जाता है 2PGA में। असल में डिफरेंस इतना आया कि तीसरे पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हट करके दूसरे पोजीशन पे चला गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब ये जो 2PGA होता है ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। आपको एंजाइम का नाम याद नहीं रखना है। अगले स्टेप में जब ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट चेंज होता है पायरुविक एसिड में, तो इस स्टेप में भी हुआ क्या कि फॉस्फेट ग्रुप, देखिए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, तो जब ये फॉस्फेट ग्रुप हटा तो इस फॉस्फेट ग्रुप के हटने से भी ATP का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ओवरऑल आपको बात समझ में आई होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ATP इस्तेमाल हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन हुआ, ATP इस्तेमाल हुआ फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट टूटा 3 पागल और DHAP में। 3 पागल कन्वर्ट हुआ 1,3-बिस पागल में। 1,3-बिस पागल का ऑक्सीडेशन हुआ, NADH2 बना और फॉर्म हो गया 1,3-बिस PGA। 1,3-बिस PGA से फॉस्फेट ग्रुप निकला, ATP फॉर्म हुआ और बन गया 3PGA। 3PGA 2PGA में कन्वर्ट हुआ, 2PGA से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ, तो हमारा ATP फॉर्म हो गया। ठीक है, ये 10 स्टेप की कुल रिएक्शन थी। अब आपको ये याद रखना है कि पहला, तीसरा और लास्ट जो इसके स्टेप्स थे वो कैसे होते हैं? वो इर्रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं वो? इर्रिवर्सिबल होते हैं, यानी एक बार हो गए तो वो वापस नहीं लौटेंगे। और बाकी सारे स्टेप्स कैसे होते हैं? रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी होपफुली। तो हमने क्या देखा? ग्लाइकोलिसिस में रिएक्शन की शुरुआत करी थी हमने किससे? ग्लूकोज से, C6H12O6, और अंत में हमें क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल मिले हमें ATP के और 2 मॉलिक्यूल मिले हमें NADH के। तो ये हमें नेट गेन देखने को मिला। अब हम NCERT के पे मूव करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ सके। देखिए, रिएक्शन की शुरुआत हमने ग्लूकोज से करी,
ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ, ATP इस्तेमाल हुआ, कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसका हुआ आइसोमराइजेशन तो कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आपको जो बात याद रखनी है वहाँ पे एंजाइम का नाम, पहले स्टेप में एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेज, और जो मिनरल इन्वॉल्व होता है वो होता है मैग्नीशियम आयन। ये बात आपको याद रखनी है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है तो फॉस्फोराइलेशन होता है ATP के इस्तेमाल से। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूट जाता है ट्रायोज फॉस्फेट में, यानी 3 कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप कैरी करने वाला शुगर। इट कैन बी 3 पागल यानी 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, और इट कैन बी डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP। आप ऐसा मान के चलो, चूँकि एक दूसरे में ये आइसोमराइज हो जा रहे हैं, तो ऐसा मान के चलो कि इनके 2 मॉलिक्यूल्स बने। देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का साइन दिया है कि नहीं दिया है। अभी जो 1,3 बिस पागल होता है, जब ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से यानी 3 पागल से 1,3 बिस पागल में कन्वर्ट होता है, चूँकि वो स्टेप यहाँ पे मिसिंग है, और 1,3 बिस पागल से जब 1,3 बिस PGA बनता है तो इस स्टेप में NADH का फॉर्मेशन होता है। 1,3 बिस PGA से जब 3 PGA बनता है तो इस स्टेप में भी ATP निकलती है, क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप हट गया। ठीक है। अब 3 PGA जो है उसमें फॉस्फेट ग्रुप के पोजीशन में चेंज आता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। उसके बाद से 2 PGA फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज होता है। अगले स्टेप में फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल होता है, ATP की सिंथेसिस होती है और कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक या फिर पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में। ठीक है। आपको हेक्सोकाइनेज वाला एंजाइम को याद रखना है, मैग्नीशियम आयन को याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा कोई भी एंजाइम आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सुनिए, इस स्टेप में जो शुरुआत के रिएक्शंस थे इनको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज़। क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज़। प्रिपरेटरी फेज़ में केवल प्रिपरेशन हुआ एनर्जी निकालने के लिए, और बाद के स्टेप को बोलते हैं पे ऑफ फेज़। पे ऑफ इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअल में इसमें एनर्जी हमें निकलती हुई देखने को मिला। ठीक है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो अब हम ATP NADH का कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो इस स्टेप में ATP इस्तेमाल हुई, इस स्टेप में भी ATP इस्तेमाल हुई, यानी 2 ATP का खर्च आया। ठीक है। इस स्टेप में ATP बना, इस स्टेप में ATP बना। चूँकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, इस वजह से यहाँ पे 2 ATP हमें दिखेगा, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है ना। एक मॉलिक्यूल से लेके चलेंगे तो 1 ATP मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल से 2 ATP। 2 ATP यहाँ मिलेंगे, 2 ATP यहाँ मिलेंगे, और 2 NADH यहाँ मिलेगा। तो नेट यहाँ पे हमें दिखेगा 4 ATP दिखा, यहाँ से दोनों आ गए, 2 NADH मिला। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें और काट पीट के देखें तो नेट गेन हमें देखने को मिलता है 2 ATP का, 2 NADH का, और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? पायरुविक एसिड के। ठीक है। होपफुली आपको बात ये समझ में आई होगी। अब हम रीडिंग कर लेते हैं इसकी। The term glycolysis has originated from the Greek word glykos for sugar and lysis for splitting. The scheme of glycolysis was given by Embedon, Meyerhof and Parnas. That's why it is also known as EMP pathway and is often referred to as a EMP pathway. In anaerobic organism, it is the only process in respiration. ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलिसिस की साइट कौन सी होती है? सेल का साइटोप्लाज्म होता है, और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। इसी वजह से इसे हम यूनिवर्सल पाथवे कह रहे थे। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 ATP और 2 NADH। प्लांट सेल्स में जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी बताया कि ग्लूकोज कहाँ से डिराइव होता है? सुक्रोज से। ठीक है। विच इज़ अ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन से। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। सुक्रोज जो है, जो कि एक डाइसैकेराइड है, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज
and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of enzyme hexokinase। तो इस पहले स्टेप की बात कर रहा है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम के प्रेजेंस में और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। ठीक, दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइजेस टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आइसोमराइज कर जाता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। आपको एंजाइम का नाम याद नहीं रखना है। Subsequent step of metabolism of glucose and fructose are the same. The various steps of glycolysis are depicted in figure 12.1. In glycolysis, a chain of 10 reactions under the control of different enzymes take place to produce pyruvate from glucose. While studying the steps of glycolysis, please note the steps at which utilization or synthesis of ATP or in this case NADH take place. तो आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं कि कहाँ पे ATP इस्तेमाल हुआ, कहाँ पे ATP फॉर्म हुआ, कहाँ पे NADH फॉर्म हुआ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको रिएक्शन के बीच में से पूछ देगा कि अगर हम रिएक्शन में लेट सपोज 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को लेके चलें तो बताइए कि हमें कितना ATP कितना NADH मिलेगा, या फिर रिएक्शन की शुरुआत हम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से करते हैं तो नेट गेन कितने ATP और कितने NADH का होगा। तो आपको अगर ये सारे स्टेप्स के कैलकुलेशंस पता होंगे तो ही आप इसका रिज़ल्ट बता सकते हैं। मूव करते हैं। ATP इज़ यूटिलाइज एज 2 स्टेप। 2 स्टेप पे ATP का इस्तेमाल होता है। पहला, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है। दूसरा, जब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनता है। आइए देखते हैं। फर्स्ट, इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। दूसरा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनता है तब। फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू DHAP, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिसे हम 3 पागल बुला रहे हैं। वी फाइंड दैट देयर इज़ अ 1 स्टेप वेयर NADH इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD पॉजिटिव। आपको पता है कि जब 3 पागल से 1,3-बिस पागल बनता है और 1,3-बिस पागल से 1,3-बिस PGA बनता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो इस स्टेप में NADH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस इज़ वैन 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू 1,3-बिस PGA। 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब। 2 redox equivalent are removed in the form of 2 hydrogen atom from PgAl and transferred to molecule of NAD positive। वही सारी बातें बताई गई हैं। Phosphoglyceraldehyde is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into the bisphosphoglyceric acid। The conversion of bisphosphoglyceric acid to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process। This energy is trapped by the formation of ATP। तो सिंपल सी बात ये रही कि जब 1,3-बिस PGA से 3-PGA बनता है तो इस स्टेप में भी ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 1,3-बिस PGA से जब 3-PGA बना तो इस स्टेप में जो फॉस्फेट ग्रुप निकला उसका इस्तेमाल कर दिया गया ATP के फॉर्मेशन में। Another ATP is synthesized during the conversion of phosphoenol pyruvate to pyruvic acid। और लास्ट स्टेप में जब phosphoenol pyruvate से फॉस्फेट निकला तो इस स्टेप में भी ATP का फॉर्मेशन हुआ और एंड रिजल्ट हमें pyruvic acid देखने को मिला। Can you then calculate how many ATP molecule are directly synthesizes in this pathway from one glucose molecule? Pyruvic acid is the key product of glycolysis। What is the metabolic fate of pyruvate? अब ये जो पायरुविक एसिड बना है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से, इसकी किस्मत क्या होगी, इसका फेट क्या होगा? तो बच्चों ये फेट इसका निर्भर करता है सेल के नीड पे, सेल के टाइप पे। अब लेट सपोज RBC वाली सेल है तो RBC के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन तो होगा नहीं, उसमें क्रेब्स साइकिल नहीं हो सकती। अभी अब देखोगे इस बात को, तो पायरुविक एसिड की क्या किस्मत होगी वो इस बात पर निर्भर करता है कि सेल टाइप क्या है, सेल की नीड कैसी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
There are three major ways in which different cell handle pyruvic acid produced by the glycolysis. These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration. इस बात को मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पायरुविक एसिड हमारे पास है C3H4O3, अब इसके साथ क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड हमारे पास है इसका क्या होगा, इसके साथ दो पाथवे चल सकते हैं। एक पाथवे है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, इसे बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, और इसका साइट होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो सकता है। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो घटना होती है उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बुलाते हैं? फर्मेंटेशन। अब पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, ये हमें देखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में फर्मेंटेशन में क्या होता है, एंड उसके बाद से हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे प्रोसेस होती है, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है पायरुविक एसिड का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन भी दो प्रकार के होते हैं। पहली बात आपको पता चल जाना चाहिए कि फर्मेंटेशन एक एनारोबिक पाथवे है। दो प्रकार के फर्मेंटेशन होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमें देखने को मिलता है प्लांट्स में, और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमें देखने को मिलता है एनिमल्स में, यानी हम ह्यूमंस में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है अगर फर्मेंटेशन हुआ तो, और प्लांट्स में क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दो स्टेप में होने वाली प्रोसेस है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पहले स्टेप में ये जो पायरुविक एसिड था C3H4O3, इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है। और एक कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड में CH3CHO में। चूँकि रिएक्शन में हम दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड लेके चलेंगे, क्योंकि हमें एंड प्रोडक्ट में दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिले थे, तो यहाँ पे दो एसिटल्डिहाइड मिले और दो CO2 के मॉलिक्यूल निकल गए। कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना आपको। सेकेंड स्टेप में ये जो एसिटल्डिहाइड बना है 2CH3CHO, इसका हम कराएंगे रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NADH, और फॉर्म हो जाएगा इथेनॉल C2H5OH का दो मॉलिक्यूल जिसे हम बोल रहे हैं इथेनॉल, और निकल जाएगा 2NAD पॉजिटिव। क्या बात अब क्लियर हुई? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दो स्टेप में प्रोसेसिंग हुई। पहले स्टेप में जो हमारे पास पायरुविक एसिड था उसका हमने डीकार्बोक्सिलेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज, एंड प्रोड्यूस हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में ये जो एसिटल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल था इसका हमने रिडक्शन कराया NADH के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, एंड इससे फॉर्म हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल और 2 NAD पॉजिटिव। दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक सिंगल स्टेप में होने वाली घटना है और ये एनिमल सेल में देखने को मिलता है। लैक्टिक फर्मेंटेशन में होता ये है कि ये जो पायरुविक एसिड था C3H4O3 के दो मॉलिक्यूल, इनका होता है रिडक्शन NADH के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, के प्रेजेंस में, एंड फॉर्म हो जाता है लैक्टिक एसिड C3H6O3 के दो मॉलिक्यूल, और निकल जाता है 2 NAD पॉजिटिव। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सिंगल स्टेप में हुआ। पायरुविक एसिड का रिडक्शन हमने कराया लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, एंड फॉर्म हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड और 2 NAD पॉजिटिव निकल गए। तो अभी आपने देखा कि फर्मेंटेशन में हुआ क्या कि जो NADH हमने प्रोड्यूस करवाया था कहाँ पे,
ग्लाइकोलिसिस में चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, दोनों ही केसेस में वो NADH इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज को हम रिएक्शन में लेके चलें और ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्मेंटेशन कराएं तो नेट गेन कितने का होगा, तो आपका आंसर होगा केवल 2 ATP का। ठीक है, होपफुली आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी। अब हम इस बात को भी रीड कर लेते हैं। These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration. एरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन होगा पायरुविक एसिड का, उसकी बात की जा रही है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनरोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स for the complete oxidation of glucose to CO2 and H2O. However, organism adopt Krebs cycle, which is also called aerobic respiration. This require O2 supply. तो हमने बताया ना आपसे कि जो पायरुविक एसिड है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कराओगे तो उसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। बट अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में कराओगे तो उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया सब कुछ, अब हम बस रीड करते हैं। फर्मेंटेशन, इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनरोबिक कंडीशन बाय सेट ऑफ रिएक्शन वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर रहा। द एंजाइम्स पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटेलाइज दीज रिएक्शन। चूँकि हमने बताया था आपको कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। सेकेंड स्टेप में रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और अंत में हमें रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि हमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट देखने को मिलता है। दूसरा होता है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इन एनिमल सेल also like muscle, during exercise when oxygen is inadequate for cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by the lactate dehydrogenase. बेसिक सी बात है कि जैसे अगर हम मसल्स की बात करें तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऐसे केस में ब्रीदिंग के थ्रू आपके मसल्स की सेल को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी कि उनको डिमांड होती है। तो ऐसे केस में जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस से बनता है उसका हो जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और हमारे मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। और लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर मसल फैटीग होता है, यानी मसल्स में थकावट का एहसास होता है हमें। तो अगर हम एक्सरसाइज करें तो ऐसे केस में हमें क्या महसूस होता है, थकावट का महसूस होता है। थकावट क्यों महसूस हुआ, थकावट महसूस होने का रीज़न है क्योंकि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया। जब आप कुछ देर के लिए आराम करते हैं तो इस लैक्टिक एसिड को लिवर में दोबारा भेज करके इससे ग्लाइकोजन बनवा दिया जाता है। द रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH विच इज़ रीऑक्सीडाइज टू NAD पॉजिटिव इन द बोथ द प्रोसेसेस। बेसिक सी बात है कि दोनों स्टेप में NADH का इस्तेमाल करके उसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है NAD पॉजिटिव में। इन बोथ lactic acid and alcoholic fermentation, not much energy is released. Less than 7% of energy in glucose is released and not all of it is trapped as energy bond or of ATP. कहने का सेंस ये है कि अगर हम फर्मेंटेशन वाले रास्ते पे चलते हैं और ग्लूकोज को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो लेस देन 7% एनर्जी जो ग्लूकोज के अंदर है उसको भी हम निकाल नहीं पाते। ऐसा मान लो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर अगर 100% एनर्जी स्टोर है तो हम लेस देन 7% एनर्जी ही केवल फर्मेंटेशन के थ्रू, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू लिबरेट करा पाते हैं ग्लूकोज से, और इस पूरे एनर्जी को भी हम ATP में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो एक बात तो ये रही कि ग्लूकोज का प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो करके उससे ज़्यादा एनर्जी निकल नहीं पाती। दूसरी बात, जितनी भी एनर्जी निकलती है उसको भी हम ATP का रूप नहीं दे पाते। ऑल्सो द
processes are hazardous. Either acid or alcohol is produced. What is the net ATP that is synthesized? Calculate how many ATP are synthesized and deduct the number of ATP utilized during the glycolysis when one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid. आप ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर हम ग्लाइकोलिसिस और साथ में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करें या फिर ग्लाइकोलिसिस के साथ में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करें तो नेट गेन कितने ATP कितने NADH का होगा. ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपने देखा कि अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा था इथेनॉल, लेकिन जो ईस्ट होता है जैसे ही अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% के अबाउट रीच होती है वैसे ही ईस्ट पॉइजनिंग कॉज हो जाता है और जो एंजाइम जाइमेज होता है वो काम करना बंद कर देता है. कौन सा एंजाइम? जाइमेज काम करना बंद कर देता है. तो क्वेश्चन ये अराइज करता है कि जैसे कि जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं जैसे रम है, वाइन है, बियर है, वोडका है, तो इनमें अल्कोहल कंसंट्रेशन 13% से अबव कैसे करा जाता है. यही क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ है. इसका आंसर होता है डिस्टिलेशन के थ्रू. डिस्टिलेशन कैसे करते हैं? अगर दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे तो उनको हम हीट करते हैं. अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर्स जल्दी बनेंगे, जिसके वेपर्स बनेंगे उसको हम वेपर को कहीं कलेक्ट कर लेंगे, उसको कंडेंस करवा लेंगे. इस तरीके से हम दो लिक्विड को सेपरेट करते हैं और इस प्रकार से हम अल्कोहल की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, मूव करते हैं. हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड? What then is the process by which organism can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored? To synthesize a larger number of ATP molecule needed for cellular metabolism. ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है जहाँ पे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, अ लार्ज अमाउंट में एनर्जी हमें देखने को मिलती है. एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कह रहे हैं, उसकी साइट क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है. ठीक है. In eukaryote, these steps take place within the mitochondria and requires O2. Aerobic respiration is the process that leads to the complete oxidation of organic substance in the presence of oxygen and release of CO2, water and large amount of energy present in substrate. बेसिक सी बात है कि आपने जो इक्वेशन पढ़ी थी C6H12O6 in the presence of 6O2 gives 6CO2, 6H2O as well as energy. तो उसी की बात कर रहा है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन होती है. This type of respiration is most common in higher organism. We will look at these process in the next section. Hopefully आपको वहाँ तक बात समझ में आई होगी.